हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हमें डिस्कशन कर रहे हैं 24 जनवरी पेपर इवनिंग शिफ्ट का। ठीक है ना बेटा। तो इवनिंग शिफ्ट का पेपर ओनली मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक का पार्ट डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो 51 क्वेश्चन से अपना डिस्कशन स्टार्ट है। 51 में तो ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, वो ऑर्गेनिक सर पढ़ाते तुमको, ऑर्गेनिक सर डिस्कशन करते। अब हमें नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे बच्चों 52 का। देखो 52 का, हाँ यस, फिजिकल का क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 52 is given like this. What is this given? Statement 1, experimentally determined oxygen bond lengths in O3 are found to be same and bond length is greater than that of O double bond O, ऐसा दिया। तो डबल बॉन्ड से भी बॉन्ड लेंथ O3 का ज़्यादा रहता है, बराबर है, क्योंकि O3 में एक्चुअली क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर O3 में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, 1.5 हो जाता है। बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1.5, बराबर है। सो O3 में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है एंड O2 में डबल बॉन्ड रहने वजह से बॉन्ड ऑर्डर 2 है। सो इस एंड सिंगल बॉन्ड में तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, राइट। तो इससे कंपैरिजन में इसकी बॉन्ड लेंथ कम रहता, बट इससे कंपैरिजन में इसकी बॉन्ड लेंथ और कम हो जाता। तो बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर देखेगा तो सबसे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा वो का, नेक्स्ट 1.5 का, नेक्स्ट इसका है, राइट। वो का बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर ऐसा हमें लिख सकते। तो ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है, द स्ट्रॉन्ग लोन पेयर रिपल्शन बिटवीन ऑक्सीजन एटम इज solely responsible for the fact that the bond length in ozone is smaller than that of a bond double bond O double bond O but more than that of single bond बोला था। एक्चुअली इधर लोन पेयर की डिस्कशन कुछ नहीं है, उसकी फैक्टर कुछ नहीं रहता है इधर, ठीक है ना। तो लोन पेयर की इन्फ्लुएंस कुछ नहीं है बेटा, इधर बॉन्ड ऑर्डर की इन्फ्लुएंस है। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि इधर 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है। इसका बॉन्ड ऑर्डर चेंज होने वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ चेंज हुआ, लेकिन इधर लोन पेयर की रिपल्शन का कुछ लेना देना कुछ नहीं है, मतलब इसकी इन्फ्लुएंस कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। तो ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, है ना। तो ऐसा हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 54 का देखो। 54 का गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, इधर टी ऑफ वर्सेस आर नॉट, जनरली ऑफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ आर नॉट, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर पे जनरली हो सकता है, राइट। टी ऑफ का फार्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693/K, बराबर है। इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, तो टी ऑफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो स्टेटमेंट 1 है ना, ये करेक्ट है। एंड स्टेटमेंट 2 देखेगा तो स्टेटमेंट 2 क्या दिया गया देखो, log R/R0 वर्सेस टाइम की ग्राफ है। log R/R0 वर्सेस टाइम की ग्राफ है। तो इसकी जनरली ग्राफ कैसा रहता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, K = 2.303/T log R0/R होता ना जनरली, हाँ इसकी रिलेशन मालूम है तुमको। तब K को T को इधर लिखा हो तब KT/2.303 हो गया था log R0/R, बराबर है। तो यहाँ पर y = mx, मतलब y = x एक्सिस पे t लिए हम और y एक्सिस पे log R0/R लिए। इधर क्या है, R/R0 है, उधर क्या है, R0/R है। तो एक्चुअली तो नेगेटिव स्लोप आता, अगर तुमको ये R/R0 अगर इधर लिखे तब ये माइनस हो जाता। तो ये स्लोप क्या आना था, नेगेटिव स्लोप आना था, बराबर है, नेगेटिव स्लोप आना था। एंड ये जो रिलेशन है ना, ये ऐसा आने का ये गलत हो जाता है। ये y = mx के लिए करेक्ट है, बट इसके लिए तो गलत है। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू है, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स है।
फिर उसके हिसाब से तुम्हें देखेगा तो आंसर क्या हो सकता है। देखो इसका, इसकी स्टेटमेंट्स क्या है कि देखेगा तो यस 54 52, तो डायरेक्ट हमें 54 पे गए थे, नेक्स्ट 55। ओके, सो 52 का आंसर तो मैं बोल रहा हूँ ना, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू है, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स है। तो ये पेज कवर इधर नहीं हो रहा था, तो एक बार चेक करेंगे। हाँ, अगर ऐसा मिनिमाइज कर दिए, हाँ मिनिमाइज कर दे तो पेज कवर हो जा रहा है। हाँ, तो इसमें स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स कहाँ है, देखिए ऑप्शन 1 ही है, वो ऑप्शन 1 है। तो ऐसा ऑप्शंस को चेंज करके भी दे रहा है, थोड़ी केसेस में वो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बोल के दूसरे केस में दिया था। तो वैसा चेंज भी कर रहा है तो बराबर देख लेना पड़ता है उसको, ठीक है ना। एंड स्टेटमेंट के टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है इसमें, राइट बेटा। नेक्स्ट 55 का क्वेश्चन देखिए बेटा। 55 का क्वेश्चन यहाँ पर दोनों का डेल्टा एच वैल्यूज दिया था, बट हमको ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन सेकंड फॉर्मेट में है, तो हमें क्या करना है, इसको फर्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो डेल्टा एच 1 की वैल्यू -2x है, डेल्टा एच 2 की वैल्यू -y है किलो कैलोरीज में, बराबर है। तो ये दोनों का डेल्टा एच वैल्यूज है हमारे पास, और क्या पूछ रहा है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ SO2। तो SO2 की फॉर्मेशन कैसा होता है, S + O2 से ना, तो इसकी डेल्टा एच रिएक्शन निकालो, तो वही डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ SO2 हो सकता है। तो डेल्टा एच रिएक्शन कैसा आ सकता है बोलो। ये इक्वेशन 3 आने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें क्या कर, तो ये इक्वेशन 3 आएगा बोलो, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि ये SO2 इधर आने के लिए हम माइनस कर तो ही ना, रिवर्स कर तो ही ना, SO2 उधर आएगा। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करना, तो डेल्टा एच 1 माइनस डेल्टा एच 2 करो, ये -2x है, ये माइनस ऑफ -y, तो आंसर इज y माइनस 2x, यही है आंसर, ठीक है बेटा। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 56 का क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक का है। नेक्स्ट 57 का, हाँ ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तुमको यहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज गिवन है। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है वो क्या, कैसा बिहेव करता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट जैसा, मालूम है ना ये पॉइंट। तो मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल ये 4 इलेक्ट्रोड्स में किसकी मिनिमम है देखेगा तो ये सबका भी पॉजिटिव वैल्यूज है, और सिर्फ इसका ही मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल है, और रिमेनिंग सभी भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ही गिवन है, राइट। तो इसीलिए इसका मिनिमम है, तो दैट्स व्हाई इट इज एक्टिंग एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्रोमियम इज एक्टिंग लाइक गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो एक्वा रिजिया। तो एक्वा रिजिया मतलब मालूम है ना तुमको, 1:3 रेशियो में नाइट्रिक एसिड और HCl का कॉम्बिनेशन को ही हमें बोलते हैं। 3 पार्ट्स क्या रहना है, HCl रहना, और 1 पार्ट क्या रहना चाहिए, HNO3, तो इसको बोलते हैं हम एक्वा रिजिया। तो ये एक्वा रिजिया A is giving by reacting with aqua regia B, and B is giving yellow precipitate by reaction with KNO2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में और एसिटिक एसिड, बराबर है। तो A क्या हो सकता है कि पूछा, तो जनरली A वो क्या होगा, कोबाल्ट सल्फाइड होगा। ये रिएक्शन ऐसा है बेटा, HNO3 + 3HCl मतलब एक्वा रिजिया है ये। तो इससे रिएक्शन हो जाके कोबाल्ट क्लोराइड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट कोबाल्ट क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ KNO2 से रिएक्शन हो जाके इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये देता है ये प्रेसिपिटेट को, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देता है। हाँ, सो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देता है, ठीक है ना बेटा। सो यहाँ पर K4CO NO2 टेकन 6 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, ठीक है ना बेटा। सो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, ये किसका प्रेसिपिटेट है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। तो आंसर इज ऑप्शन 1 होना चाहिए। ये एक्चुअली प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से आया था ये क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से है। नेक्स्ट 61 देखिए, इसके पहले वाला कितना है नंबर 59 था ना। हाँ अब देखिए नेक्स्ट 61। हाँ 61 देखिए, अब यहाँ पर 61 के केस में हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स राइज टू HI दिया, तो ये अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम आफ्टर सम टाइम टेक्स प्लेस। तो हाइड्रोजन आयोडीन रिएक्टेंट्स है, इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है, और प्रोडक्ट HI की फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो H2 एंड I2 की कंसंट्रेशन कम होता रहता धीरे धीरे और HI की कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो वैसा आंसर किस में पॉसिबल है, अगर देखेगा तो वैसे पॉसिबल आंसर ऑप्शन 3 है। देखो ऑप्शन 3 में H2 का I2 का कंसंट्रेशन कम हो रहा है और HI की कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो इसलिए आंसर 3 है। तो नेक्स्ट ये देखिए बेटा, ये ऑर्गेनिक का है, और नेक्स्ट 63 ये भी ऑर्गेनिक का है। 64 क्या है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट एक तरफ दिया था, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज एक तरफ दिया था। हाँ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किसके बेसिस पे हम निकालते हैं, जनरली फार्मूला है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का, म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 है ना फार्मूला, तो ये फार्मूला से निकाल सकते हैं हम। और 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहे तो 1.73, ये भी मालूम है तुमको। 2 अनपेड रहेगा तो 2.83, ऐसा हमें लिख सकते। फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो टाइटेनियम +3 है पहले वाला, टाइटेनियम +3 की कॉन्फ़िगरेशन है 3d14s0। सो 3d14s0 हो जाए तो फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है 1.73। एंड वेनेडियम +2 का 3d2 हो सकता है, वेनेडियम +2 है ना, वेनेडियम +2 का क्या हो सकता है, सॉरी 3d3 होगा, मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वेनेडियम +2 में, तो इसका 3.87 हो गया। नेक्स्ट निकेल +2 का कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि ये 3d8 है, सो 3d8 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। नेक्स्ट कैंडियम +3, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 कुछ नहीं है, तो इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 है। तो फिर A is matching with 3 and B is matching with 1 and C is matching with 2, C is matching with 4, C is matching with 4, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, ऐसा हमें निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए, इसके बाद ये भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर तुमको एम्पिरिकल फार्मूला पे क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा है वो, इवन नॉट ओनली इन दिस पेपर, इवन आगे के पेपर में भी एम्पिरिकल फार्मूला पे क्वेश्चंस हैं। एम्पिरिकल फार्मूला कैसा निकालना, जनरली तुमको एक एक कार्बन का और हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज यहाँ पर दिया, तो दे के हमको पूछ रहा है इसकी एम्पिरिकल फार्मूला। मोलार मास 132 ग्राम दिया था, और क्या पूछ रहा है, ही इज आस्किंग मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड की मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है। तो सबके लिए एक ही मेथड है, पहले तो वेट बाय वेट परसेंटेज कितना दिया कि एक बार लिख लो, 54.2% कार्बन का, 9.2% हाइड्रोजन का, 36.6 ऑक्सीजन का। ले पहले वेट परसेंटेज लेने के बाद इसको मोल्स में कन्वर्ट करो, ये वेट परसेंटेज को क्या करो, एटॉमिक वेट से डिवाइड करके मोल्स में कन्वर्ट करो। तो 9.2 इसकी एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का कितना है 16, तो डिवाइड करेगा तो ये कितना हुआ 2.3 हो सकता है, 2.2 या 2.3, एंड ये 9.2 तो हो गया, और ये 12 से ये भी कैंसिल करो, कितने में कैंसिल होता, 4 नियर बाय 48, मतलब 6, मतलब नियर बाय 12 हो सकता है, 4.5 ऐसा हो सकता है, बराबर है। और ये भी 2.3 एग्जैक्टली नहीं होता, 2.25 ऐसा होगा, बराबर है। यस, अब इसमें हमको नियर बाय कैलकुलेशन करते हुए चलता है, और इसमें जो मिनिमम होता ना ये तीनों में, वो मिनिमम वालों से सबको डिवाइड करना, 4.5 से 4.5 को 2.25 से, मिनिमम वैल्यू ये तीनों में क्या है 2.25 ना, उससे डिवाइड करो, सबको उससे ही डिवाइड करो, तब क्या हो गया देखिए, ये तो 1 हो गया, 2.25 से डिवाइड कर तो ये 1 हो गया, ये कितना हो रहा है 4 होता है, और ये कितना होता है देखो 2 होता है, मतलब कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 1 है। ये होगा एम्पिरिकल फार्मूला, दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला C2H4O, दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला। हमको क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा निकालना,
हमें एन वैल्यू निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट करना, ये फार्मूला से एन वैल्यू आ सकता है। तो एन वैल्यू मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट कितना आ रहा है देखो, 12 इंटू 2 24 और ये 4 28 और 16, 28 प्लस 16 44 हो गया। 44 से डिवाइड करो इसको तो 3 में कैंसिल हो गया, तो एन वैल्यू 3 आया ना, इसको इंटू 3 कर दो, एम्पिरिकल फार्मूला को इंटू 3 करेगा तो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। एन से मल्टीप्लाई करो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। तब C4 है एंड H8 है, C4 H8 C6 है, C6 है और H3 से ना मल्टीप्लाई करना तो C6 होता है, H12 होता है, O3। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा हमें सॉल्व करना। नेक्स्ट, हाँ ये T2G दिया था, कॉन्फ़िगरेशन हमको दिया था T2G3 EG1 दिया। The conditions and sequence that follows, that favors T2G3 EG1 दिया। और ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए वो वीक फील्ड हो तो भी चलता है, स्ट्रांग फील्ड हो तो, हाँ नहीं वीक फील्ड ही होना, स्ट्रांग फील्ड हो तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा ना, इसमें क्यों जाता है, तो वीक फील्ड ही रहना, जरूर वीक फील्ड रहना है। स्ट्रांग फील्ड रहेगा तो EG के इलेक्ट्रॉन भी T2G में आ सकते हैं, लोअर एनर्जी लेवल में आ सकते हैं, बराबर है। एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इधर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो रहा है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो वीक फील्ड लिगेंड एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो वीक फील्ड लिगेंड एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, आप ये देखिए बेटा, थोड़ा इसको मैं जूम कर रहा हूँ। हाँ 71, क्वेश्चन नंबर 71 देखो। तो 71 क्वेश्चन, consider the complex reaction taking place in 3 steps with rate constant K1, K2, K3 respectively. The overall rate constant K is given by the expression K is equal to, तो यहाँ पर rate constant की relation ऐसा दिया गया ना, if the activation energies of the 3 steps 60, 30, 10, तो E1, E2, E3 एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यूज भी दिया गया, ये K3 है, राइट। वैल्यूज दे तो तब ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितना होता निकालो बोल रहा है। तो जनरली यू नो दैट K को हमें दोनों तरफ ln अप्लाई कर देंगे, तो ln K इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ln K दोनों तरफ ln अप्लाई कर दो, नेचुरल लॉग, ln मतलब नेचुरल लॉग अप्लाई कर दो, तब ये होल पावर 1/2 होता ना रूट, तो उसको सामने लेकर ln K1, K2, K3 बाय K2 हो गया, बराबर है। अब इसको log ये भी बाय C ऐसा ट्रीट करेगा तो तब क्या हो जाता है, हाफ ln K1 प्लस ln K2 माइनस ln K3 माइनस ln K2 हो गया। दिस इज ln K वैल्यू, बराबर है। और इस K का फार्मूला जो है रेट कांस्टेंट की फार्मूला A इंटू ई पावर माइनस EA बाई RT है ना, हाँ ये वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दे तो तब क्या हो सकता है, ई पावर माइनस EA बाई, ये तो कैंसिल ही हो जाता, उसको छोड़ दो, तो ई पावर माइनस EA बाई RT है ना, तो इधर ई पावर माइनस EA बाई RT सब्स्टिट्यूट कर तो माइनस EA बाई RT हो जाता, क्योंकि ln ई पावर माइनस EA बाई RT क्या होगा, माइनस EA बाई RT होता, और ये 1/2 ln ई पावर माइनस EA1 बाई RT होता। तो इसमें क्या लिखना है, माइनस EA1 बाई RT लिखना, और इधर भी क्या लिखना, माइनस EA3 बाई RT लिखना, और इधर क्या लिखना, प्लस EA2 बाई RT लिखना। तो RT कॉमन ले सकते हैं हम इधर, तो RT कैंसिल कर दो, फिर RT कैंसिल कर दे तो तब माइनस EA1 एंड 1/2 तो पहले सामने लिख दो, ठीक है ना, EA1 माइनस EA3 प्लस EA2, बराबर है। RT कैंसिल ही हो गया, दोनों तरफ RT सेम है, कैंसिल हो गया। फिर हमको EA वैल्यू चाहिए, EA इज इक्वल टू 1/2, ये माइनस को इधर लग जाता तब क्या हो जाता है, माइनस EA प्लस EA3 माइनस EA2,
होता ना, एक्चुअली ये भी माइनस है ना, हाँ ये प्लस हो जाता। तो EA1 है प्लस EA3 माइनस EA2। EA1 कितना वैल्यू दिया वो, EA1 वैल्यू 60 एंड EA3 वैल्यू 10, तो 60 प्लस 10 माइनस EA2 वैल्यू 30 है, राइट, बाई 2 है, 1/2 सामने है ना। फिर 60 प्लस 10 70 माइनस 30 40/2 क्या हो गया 20 हुआ, तो इसकी आंसर है 20। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ गया 20 आया। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट 71 के बाद 71 के बाद 72 देखो बेटा। 72 क्या है, द ऑब्जर्व्ड एंड नॉर्मल मोलर मासेस ऑफ mx2 गिवन। ऑब्जर्व्ड एंड नॉर्मल अगर दिया तो फार्मूला क्या है, नॉर्मल का m0 है, ऑब्जर्व्ड का एट इक्विलिब्रियम का मॉलिक्यूलर वेट है m होता, एंड m इंटू n-1 ये है फार्मूला। एंड mx2 के लिए ये n वैल्यू क्या होता है, mx2 कितने पार्टिकल जैसा डिसोसिएट हो सकता, कितने पार्टिकल जैसा डिसोसिएट हो सकता, 3 पार्टिकल्स। टोटली कितने हैं, एक m+2 है, 2 x- है, तो टोटली 3 पार्टिकल जैसा डिसोसिएट होता है। तो n वैल्यू 3 ले वो, एंड m वैल्यू ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया वो, ऑब्जर्व्ड का वैल्यू 65.6 दिया, तो ये 65.6 है और ये 164 है, तो 164 माइनस 65.6 बाय 65.6 इंटू 2 3 - 1, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कर तो तुमको आंसर 75% आता है, 30% नहीं, इसकी आंसर आ रहा है 75%। तुम्हें निकाल के भी देखो, यू विल गेट 75%, ठीक है। एंड 73 की क्वेश्चन तुम्हें कर सकते, 73 और 74 की क्या है देखो। 74 की वो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। देन व्हाट अबाउट 75 केरियस मेथड, ये भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ये ऑर्गेनिक टीचर तुमको करवाते हैं। ये केरियस मेथड सभी मेथड्स में भी हमें क्या निकालना है, इधर ये केरियस मेथड सभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आ रहे थे, पक्का एक या 2 क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने के लिए सभी में एक ही मेथड है। देखिए बेटा, इधर ऑर्गेनिक कंपाउंड की वेट दे रहा है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की वेट दे रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की वेट में ये हमें फाइंड आउट करना चाहिए ब्रोमीन की वेट फाइंड आउट करना, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन का वेट परसेंटेज कितना है, इसकी वेट परसेंटेज ब्रोमीन की, वो निकालने के लिए वेट ऑफ ब्रोमीन निकालना है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में वेट ऑफ ब्रोमीन कितना है, और ये है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 करना बस। फिर ये वेट ऑफ ब्रोमीन कैसा आ सकता है, तुमको इधर सिल्वर ब्रोमाइड का वेट है, सिल्वर ब्रोमाइड का वेट रहेगा, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड का वेट रहेगा, तो हमें मोल्स कैसा निकालते सिल्वर ब्रोमाइड का मोल्स, इसकी वेट बाय उसकी मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 108 प्लस 80, 108 प्लस 80 188 होता, उससे डिवाइड करो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgBr आ सकता ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgBr आएगा, तो वही है Br का भी नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि AgBr में एक ही ब्रोमीन है ना, तो इसीलिए AgBr की प्रेसिपिटेट कितने मोल्स बनता है कि उतना ही ब्रोमीन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी उसकी नंबर ऑफ मोल्स उतना ही होता है, बराबर है। तो वैसा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्रोमीन आ सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्रोमीन यही है 0.15/188। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करो, जनरली ब्रोमीन का पूछ रहा है ना, तो ब्रोमीन का क्या है 80 है ना, एक ब्रोमीन एटम का 80 होता है एटॉमिक मास, उससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करते हो तब क्या आएगा वेट आ सकता है, तो ये वेट को लेके इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, वो वेट को लेके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.25 दिया गया, इधर 0.25 लिखो, और ये वेट जो आता है वो इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, हो गया आंसर आता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक टीचर भी डिस्कस करते हैं इसको। तो ये है बेटा, ओवरऑली पेपर देखेगा तो मॉडरेटली टफ है पेपर, तो यहाँ पर इवन लास्ट 23 का हमें देखेगा तो वो भी मॉर्निंग पेपर तो टफ है और इवनिंग पेपर भी टफ ही है। तो जनरली इसके पहले साल में देखेगा तो उतना टफ पेपर तो नहीं था, इसके पहले साल तो 2024 में पेपर्स इतने टफ नहीं थे, मतलब मॉडरेटली टफ है ये पेपर्स जो है। 22 का ही थोड़ा इजी लग रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट का, वो भी इवनिंग शिफ्ट का टफ ही है।
हाँ मॉर्निंग शिफ्ट का टफ है, इवनिंग शिफ्ट का इजी है उसमें, ओनली 22 में 22 डेट में इवनिंग शिफ्ट का ही इजी है, और रिमेनिंग सारे मॉडरेटली टफ पेपर्स है, रिमेनिंग सारे ऑलमोस्ट। और सभी में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा डाल रहा है, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस एटलीस्ट फिजिकल में और इनऑर्गेनिक में मिल के 2-3 क्वेश्चन है, और ऑर्गेनिक में भी 2-3 हो सकते हैं। वैसा टोटली 6 क्वेश्चंस या 5 to 6 क्वेश्चंस तुमको स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन, असर्शन रीजन के टाइप के क्वेश्चंस है। तो उसमें क्या होता है, टाइम जाता है और लेंदी पेपर लेंदी हो जाता है। ऐसा डायरेक्ट जेट से करने वाले क्वेश्चंस वेरी रेयर वी कैन सी हियर। ओके, तो आजकल क्वेश्चन पेपर ऐसा बना गया था। तो देखो बेटा, तुमको नेक्स्ट फेज़ के लिए भी तुमको ये यूज़ होता है, क्वेश्चन पेपर कैसा दे रहा है इसकी एनालिसिस। ओके ना, तो एक बार तुम्हें ये 10 क्वेश्चन पेपर्स कैसा रहे कि अगर एक बार देखे और कैसे क्वेश्चंस दे रहे, किस चैप्टर से दे रहे, अगर एक बार देखे ना तो ये तुमको और क्लैरिटी आता है नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए, है ना बेटा। सो धन्यवाद, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं 2025 जेईई मेन का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो 24 जनवरी को हुआ था, इवनिंग सेशन को, ठीक है, 3 to 6 PM। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको दिया है हमें मैचिंग करना है, 2 लिस्ट दिया है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ठीक है। इधर आपको नाइट्रोजिनस बेसिस दे दिया है, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ठीक है, दिया हुआ है एडेनिन, साइटोसिन और थाइमिन और यूरेसिल, हमको कॉलम मैचिंग करना है, ठीक है। तो आप देखो, हमने पढ़ा था 2 टाइप के होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन और पिरिमिडिन, है ना। दोनों हेटेरोसाइक्लिक रिंग होते हैं। प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन आपने देखा होगा, पिरिमिडिन और इमिडाजोल का फ्यूज्ड रिंग होता है, ठीक है, मतलब 2 रिंग होते हैं उसमें, और जो पिरिमिडिन होता है सिंगल रिंग होता है। तो यहाँ पर देखें तो इस स्ट्रक्चर में केवल एक ही स्ट्रक्चर है 2 रिंग वाला, तो एडेनिन ग्वानिन, है ना। तो एडेनिन ये आपका हो गया, हमने पढ़ा है AG कट, है ना, AG कट, ठीक है, AG ये आपका प्यूरिन बेसिस हो गया, C कट आपका पिरिमिडिन बेसिस हो गया। तो ये आपका एडेनिन हो जाएगा, ये एडेनिन हो गया, 1 का क्या हो जाएगा 3, 1 का हो गया 3। फिर आपको दिया है साइटोसिन, है ना, साइटोसिन दिया हुआ है, साइटोसिन। अगर हमने एडेनिन से ये वाला रिंग हटा दिया, ये वाला रिंग हटाने के बाद जो बचेगा वो क्या होता है, साइटोसिन। तो ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ है, तो ये 4th हो गया, ये 4th हो गया, ये 1/4, है ना, 4th आ गया, ये हो गया 4th। थाइमिन में मिथाइल होता है ना, थाइमिन में क्या होता है, मिथाइल। तो मिथाइल देखिए कौन से स्ट्रक्चर में दिख रहा है, मिथाइल इस वाले स्ट्रक्चर में दिख रहा है। तो ये C का हो गया आपका सेकेंड, C का सेकेंड हो गया, बचा यूरेसिल हो गया फर्स्ट, है ना। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो गया, A3421, है ना, 3421 हो गया। तो देखेंगे 3421, है ना, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट राइट आंसर है वो क्या हो गया, सेकेंड आंसर हो गया, ठीक है। A का 3rd, B का 4th, C का 2nd और D का 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, काफी आसान क्वेश्चन है। ये रिएक्शन दिया है और आगे नेम्ड रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्शन के आगे नेम्ड रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, आपको बताना है। यहाँ पर देखें ऑलरेडी ऐसा लिखा हुआ है, RCN साइनाइड है और एरो पर SnCl2HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस साइनाइड टू एल्डिहाइड, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, है ना, स्टीफन रिएक्शन। तो ए का हो गया आपका 4th, ए का हो गया 4th स्टीफन रिएक्शन हो गया। फिर दिया है ये बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड, है ना, H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट मुंड रोजन रिडक्शन, है ना, ये पढ़ा है हमने, रोजन मुंड रिडक्शन। तो बी का आपका क्या हो जाएगा 3, बी का हो गया 3, ये बी का 3 हो गया। नेक्स्ट दिया है टॉल्विन है, एरो पर क्रोमाइल क्लोराइड है ना, तो क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एल्डिहाइड आता है। ये आपका हो गया कौन सी रिएक्शन, इटॉड रिएक्शन,
तो सी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का फर्स्ट हो जाएगा। और डी ये हो गया गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन ये सेकंड हो गया, सेकंड। तो ए का आपका फोर्थ हो गया। ए का फोर्थ किस में है? केवल एक ही ऑप्शन ही है, जैसे साइनाइड टू एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड है ना, HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ए का फोर्थ एक ही ऐसा ऑप्शन ही है और किसी में ऐसा है ही नहीं। तो ए का थर्ड का क्या हो गया? ए का फोर्थ 4 3 1 2 है ना, 4 3 1 2। तो इस तरह से थर्ड आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 के बाद ये आपका NCERT का देखें, एक ऐसा कोई ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखें ये आपका एज इट इज NCERT का क्वेश्चन दिया हुआ है। when ethane 1,2-diamine है ना, when ethane 1,2-diamine is added progressively to an aqueous solution of nickel second chloride है ना, निकल सेकेंड क्लोराइड, द सीक्वेंस ऑफ कलर चेंजेज ऑब्जर्व्ड विल बी। एकदम एज इट इज NCERT का उठा के दिया हुआ है। तो देखेंगे है ना, एक पहले कैसा कलर होता है? ग्रीन होता है। हमने एक EN ऐड किया तो पेल ब्लू होता है, फिर दूसरा EN ऐड किया तो ब्लू आता है, और तीसरा EN ऐड किया तो क्या आता है? वायलेट कलर आता है। एज इट इज NCERT का उठा के दिया हुआ है। जैसे देखें, जैसे NI है ना, NiH2O6 NiH2O6 +2, इसमें से हमने एक EN ऐड किया है। एक EN ऐड करेंगे तो 2 वाटर जाएगा, क्योंकि EN क्या होता है? बाइडेंटेड लिगेंड। तो ये आएगा आपका Na है ना, NiH2O4 और क्या हो जाएगा? EN +2, और एक और EN हमने ऐड किया, एक और EN ऐड करेंगे तो 2 वाटर और बाहर जाएगा। तो आपका स्ट्रक्चर ये आएगा NiH2O है ना 2, और हो जाएगा EN2S। ठीक है, और एक और हमने EN ऐड किया, एक और EN ऐड किया तो क्या आ जाएगा? NiEN3 +2। ठीक है, यहाँ पर एक भी नाइट्रोजन डोनर नहीं था। इसका कलर जो होता है ग्रीन कलर होता है, ये ग्रीन आया, ग्रीन के बाद क्या आ जाएगा? पेल ब्लू कलर। ठीक है, एज इट इज NCERT का उठा के एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर एक EN ऐड किया, 2 नाइट्रोजन डोनर एटम है ना, यहाँ पर 4 नाइट्रोजन डोनर एटम, ये क्या आ जाएगा? ब्लू आ जाएगा, और ब्लू से फिर क्या आ जाएगा? 6 नाइट्रोजन डोनर एटम आ जाएगा वायलेट। हमने पढ़ा है जो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस होता है वो स्प्लिटिंग एनर्जी पर डिपेंड करता है। जो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस होता है किस पर डिपेंड करता है? स्प्लिटिंग एनर्जी पर। और स्प्लिटिंग एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पर, चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन पर, और जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, यहाँ पर तो देखें स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहाँ पर एक भी नाइट्रोजन डोनर नहीं, यहाँ 2 नाइट्रोजन डोनर, यहाँ पर क्या होगा? 4 नाइट्रोजन, और यहाँ पर 6 नाइट्रोजन डोनर एटम। ठीक है, तो स्प्लिटिंग क्या होगा? चेंज होगा। स्प्लिटिंग चेंज होगा तो एनर्जी चेंज होगा, एनर्जी चेंज होगा तो लैम्डा एब्जॉर्प्शन क्या होगा? चेंज होगा। तो कलर आपका क्या होगा? चेंज होगा। ये एज इट इज एकदम NCERT का एग्जांपल उठा के आपको दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। तो इस तरह फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है नेक्स्ट दिया है ये क्वेश्चन नंबर 62। देखें, बहुत ही आसान सवाल है, 62 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ देखें, ये 62 नंबर का क्वेश्चन है। द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे तो हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते ही रहते हैं, एक दो देखोगे तो। यहाँ पर दिया है AgCN है ना, AgCN से क्या आता है? आइसोसाइनाइड। आप देखिए यहाँ पर ये एराइल हैलाइड है, ये डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग्स लगा है, ये भी क्या है? डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग्स लगा है। इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ये क्या है? अल्काइल हैलाइड है। तो सब्स्टिट्यूशन आपका कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। यहाँ क्या होगा? Cl जाएगा। लेकिन AgCN लिया है, AgCN से क्या आएगा? आइसोसाइनाइड आएगा। AgCN से क्या आता है? NaCN से साइनाइड आता है, AgCN से क्या आता है? आइसोसाइनाइड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन तो दोनों ऐसे ही गए, IBR। यहाँ साइनाइड लिखा है, यहाँ आइसोसाइनाइड। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ना, 62 हो गया। ये 63 नंबर का क्वेश्चन देखें, ये भी काफी एक अच्छा सवाल है। 63 नंबर का क्वेश्चन है, एक एनिलीन दिया हुआ है हमें एनिलीन से आर्थोब्रोमो एनिलीन मेजर बनाना है। ठीक है,
ध्यान देना इधर, एनिलीन से हमें क्या बनाना है, आर्थो ब्रोमो एनिलीन मेजर प्रिपेयर करना है। तो अगर हमने पहले क्या किया है, देखो इसके लिए पहले अगर हमने एसिटाइलेशन किया, क्या किया, एसिटाइलेशन मतलब इसको प्रोटेक्ट किया, उसके बाद ब्रोमिनेशन कराएंगे तो पैरा ही मेजर आएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। अगर पहले ही ब्रोमिनेशन करा दिए तब भी पैरा ही आएगा, तब भी क्या आएगा, पैरा ही आएगा, ये नहीं आएगा। पहले हमने सल्फोनेशन कराया, पहले हमने क्या किया, सल्फोनेशन। तो अगर एनिलीन का हमने पहले सल्फोनेशन कराया, देखें ये NH2 है ना, H2SO4, ठीक है, तो पहले तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, है ना, एसिड बेस रिएक्शन होके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका NH3 है ना, प्लस एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट आता है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, और इसको हम हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट आता है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट आएगा, इसको हमने 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया, तो आपका आ जाएगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है ना। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को हीट करेंगे तो पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड आएगा, ये आ जाएगा SO3H, ठीक है। तो यहाँ तक हमने गए हैं। अब इसको हमने क्या किया, एसिटिक एनाहाइड्राइड से रिएक्शन कराया, एसाइलेशन कर दिया, ठीक है। एसाइलेशन करेंगे तो देखो क्या आएगा, एसाइलेशन करने से क्या आएगा, यहाँ से H हट के, यहाँ से H हट के क्या होगा, COCH3 लग जाएगा, H हट के COCH3 लग जाएगा, और ये आएगा H हट के COCH3 लग जाएगा, और ये आएगा NHCOCH3, और ये हो जाएगा यहाँ पर तो ऐसे ही रहेगा SO3H। अब इसका हम ब्रोमिनेशन कराएं, देखो अब ब्रोमिनेशन कराएंगे, अब ब्रोमिनेशन कराएंगे तो पैरा तो ब्लॉक हो गया है, आर्थो पे ही जाएगा, आर्थो पे ब्रोमीन लगेगा, है ना। ये आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो Br कहाँ लगेगा, आर्थो पर, Br आर्थो पे लगेगा, ये आएगा NHCOCH3, है ना, Br, और हो जाएगा SO3H। अब इसको हम वाटर के साथ हीट कर देंगे, है ना, वाटर से के साथ हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीसल्फोनेशन हो जाएगा, या स्टीम पास करते हैं, इसी को बोलते हैं स्टीम पास करेंगे, या वाटर के साथ हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीसल्फोनेशन हो जाएगा, और डीसल्फोनेशन हो जाएगा तो ये क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेस मार देंगे, बेस मार देंगे, है ना, तो क्या होगा, ये हट जाएगा NH2। तो इस तरह से थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कोई दिक्कत, हमें एनिलीन से आर्थो ब्रोमो एनिलीन चाहिए था, तो पहले हमने सल्फोनेशन करा दिया, ठीक है। सल्फोनेशन कराने से एक इंटरमीडिएट बनता है, एसिड बेस रिएक्शन होकर एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसको हमने हीट किया 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, तो पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसके बाद हमने एसाइलेशन कराया, एसाइलेशन करा दिया, पहले हमने एसाइलेशन कराया, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट कर दिया, तो ये आया, यह छट के COCH3 लग जाएगा। अब इसका हम ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ये आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसको कौन डिसाइड करेगा, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, एक्टिवेटिंग ग्रुप के आर्थो पर आएगा, तो आर्थो पे Br लग गया। अब इसको H2O के साथ हीट कर दिया या स्टीम पास कर दिया तो डीसल्फोनेशन हो जाएगा, सल्फोनिक ग्रुप हट जाएगा, और उसके बाद बेस मार देंगे, ये हट जाएगा, बेसिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, आपका ये आ जाएगा हट। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो मैंने पूरा लिखा नहीं, ये हट जाएगा, इससे ये हटेगा, एक रिएक्शन और ये आएगा Na, है ना, और क्या आ जाएगा COCH3, और क्या आ जाएगा Br, ठीक है। और इस पर हमने NaOH से रिएक्शन करा देंगे, NaOH से रिएक्शन करा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 हो गया। ये देखें काफ़ी आसान सवाल है, बहुत आसान भी सवाल है, एक दो केवल आपके लिए डिफिकल्ट सवाल है बस। अगर एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो देखें तो सारे क्वेश्चन आपके इजी हैं, जो आसानी से आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है ए, OCH3 एंड NHCOCH3 आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। हाँ, OCH3 क्या शो करेगा, प्लस एम, देखें OCH3 क्या शो करेगा, प्लस एम, और प्लस एम ग्रुप क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। और NHCOCH3 ये भी क्या शो करेगा, प्लस एम, यहाँ पे लोन पेयर है, ये भी क्या लगाएगा, प्लस एम, और प्लस एम ग्रुप क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। फिर दिया है साइनाइड एंड OH आर मेटा डायरेक्टिंग, नहीं, साइनाइड मेटा डायरेक्टिंग हुआ है। साइनाइड क्या शो करता है, माइनस एम में ये क्या शो करेगा,
ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, -M डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। जबकि OH क्या होगा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। OH आपका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो ये स्टेटमेंट हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। OCH3 NHCOCH3 आर एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये करेक्ट है। सेकंड है साइनाइड एंड OH आर मेटा डायरेक्टिंग, साइनाइड मेटा डायरेक्टिंग है, OH मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, OH आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। फिर दिया साइनाइड एंड SO3H आर मेटा डायरेक्टिंग। हाँ, साइनाइड और SO3H दोनों -M ग्रुप है, और -M ग्रुप क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ये करेक्ट है, और ये भी आपका करेक्ट था। नेक्स्ट, एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्ट एज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। हाँ, एक्टिवेटिंग ग्रुप जनरली क्या होते हैं, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप जनरली क्या होते हैं, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये दिया है हाइलाइट्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। हाइलाइट्स क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, है ना। हाइलाइट क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। कैसे, हाइलाइट आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। जैसे अगर हमने क्या लिया, बेंजीन लिया और एक और बेंजीन लिया, और बेंजीन से हमने हाइड्रोजन लगा दिया, और मैंने बोला कि रेट ऑफ ESR किस में फास्ट होगा, इसमें ज़्यादा होगा, इसमें जो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी टुवर्ड्स क्या, ESR। ठीक है, इसके प्रेजेंस में है ना, रेट ऑफ ESR क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसलिए ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग, है ना। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग रिलेटेड टू क्या है, रेट। अगर बेंजीन के कंपेयर में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाए तो उसे बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप, और अगर बेंजीन के कंपेयर में रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाए तो उसे बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो हाइलाइट, सारे हाइलाइट क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बेंजीन के कंपेयर में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ACD, है ना। तो ACD फर्स्ट ही ऑप्शन दिया हुआ है, AC एंड D ओनली। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, क्वेश्चन नंबर 69। देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 है, इसको मैं डिस्कस कर दे रहा है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर दिया है T2G3Eg1, T2G3Eg1, यानी मतलब क्या हो गया, D4, है ना, D4, ठीक है। D4 होगा और क्या होगा, अगर SFL होगा, देखो D4 होगा और SFL होगा, तो SFL होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, T2G, है ना, T2G4, और EG क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर D4 है और WFL है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G, है ना, 3, और EG क्या आएगा, 1। ठीक है, ये T2G4 EG 0, इसको बोलेंगे क्या, लो स्पिन, एक पेयरिंग हुई है यहाँ पर, और इसको हम बोलेंगे हाई स्पिन। ये क्या हो गया, हाई स्पिन का केस हो गया, ये हाई स्पिन का केस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है द कंडीशन एंड, है ना, सीक्वेंस दैट फेवर द T2G3Eg1 कॉन्फ़िगरेशन इन ए मेटल कॉम्प्लेक्स है। तो T2G3, सारा T2G भरा हुआ ही नहीं है ना, T2G पूरा भरा ही नहीं, EG में चला गया इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है, वीक फील्ड का केस है। किसका केस है, वीक फील्ड, और ये क्या होगा, हाई स्पिन। तो वीक फील्ड लिगेंड होगा और हाई स्पिन होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, वीक फील्ड लिगेंड एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, थर्ड ऑप्शन हो गया। वीक फील्ड लिगेंड होगा और क्या होगा, हाई स्पिन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70 है, देखें क्वेश्चन नंबर 70 है, 70 नंबर का सवाल देखें। सेवेंटी नंबर का सवाल है, इन द गिवन स्ट्रक्चर नंबर ऑफ sp एंड sp2 हिब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली। ये सबसे आसान सवाल, आपको बताना है कितने sp और sp2 हिब्रिडाइज्ड कार्बन है। आप यहाँ पर देखो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये sp2 डबल बॉन्डेड, sp2 है ना, ये आपका हो जाएगा क्या, sp2 डबल बॉन्डेड, ये फिर sp2, ये हो गया sp2, फिर ये आपका हो गया sp हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, sp ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp, फिर अगेन ये sp2, ये हो जाएगा डबल बॉन्डेड, फिर क्या हो जाएगा sp2,
और ये कार्बन हो जाएगा क्या, sp। हमें पूछा क्या है, sp एंड sp2, तो sp कितने हो गए, 1 2 3, और sp2 कितने हो गए, 1 2 3 4, है ना, और एक 5 3 5, काफी आसान है, 3 5 3 एंड 6 4 एंड 5 4 एंड 6 3 एंड 5, फोर्थ आंसर 3 एंड 5, काफी आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, ये क्वेश्चन नंबर 73 है। ऐसा ही सवाल आपको 22 जनवरी, है ना, मॉर्निंग या इवनिंग सेशन में ऐसा ही एक सवाल आया हुआ है, और फिर एक सवाल आया है, देखो यहाँ पर, वहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रक्चर देके पूछा हुआ था, और यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया नहीं हुआ है, बस इतना ही डिफरेंस है। देखो सबको दिख रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 73 देखो आप, 73 दिया है, द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर, द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर 5 और 5 फेनाइल पेंट 4 है ना, पेंट बनाना 1 2 3 4 5, है ना, पेंट बनाना है, ठीक है, पेंट हो गया, 1 2 3 4 5 पेंट हो गया, है ना, 2 ऑल, 2 पे मैंने ओ एच लगा दिया, 2 ऑल हो गया, है ना, 2 ऑल 4 इन, 1 2 3 4 4 इन हो गया, और 5 फेनाइल हो गया, ये 5 हो गया फेनाइल, ठीक है। तो हमें बताना है द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर फॉर 5 फेनाइल, 1 2 3 4 5, ये हमने नंबरिंग कर लिया, 5 फेनाइल, है ना, पेंट 4 इन 2 ऑल, तो हमें इसका पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर बताना है, ठीक है। तो देखो आप, तो स्टीरियोआइसोमर का मतलब क्या है, तो हमें बताना है कि इसमें कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है ना, स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब वाई सेंटर और जीआई सेंटर देखना है, तो ये तो आपका जीआई शो करेगा, डबल बॉन्ड के अबाउट क्या आएगा, जी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और इस कायरल सेंटर के अबाउट क्या आएगा, ऑप्टिकल आइसोमर, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं, एक जीआई सेंटर है एक वाई सेंटर है, तो एन कितना आया 2, तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, टोटल 4 आएंगे, ठीक है। 4 कैसे आएंगे, एक हम सीस के साथ क्या ले लें, सीस के सीस आर ले लें, और एक सीस क्या ले लें, यस ले लें, उसी तरह एक बार ट्रांस क्या ले लें, आर ले लें, और ट्रांस क्या ले लें, यस ले लें, यही 4 बनेगा। काफ़ी आसान सवाल, क्वेश्चन नंबर 74 है, देखो 74 नंबर का सवाल है, 74 नंबर का सवाल है, द हाइड्रोकार्बन एक्स विथ मोलर मास 80 ग्राम दिया हुआ है एंड 90% कार्बन हैज डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। एक हाइड्रोकार्बन है जिसका मोलर मास 80 ग्राम है, 80 ग्राम है, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, 80 ग्राम कितना कार्बन होना चाहिए, C6, है ना, तो हो जाएगा 12 इंटू 6 72, और 72 और 8, तो यहाँ H कितना लेना पड़ेगा 8, C6H8, सही है ना, देख लेना एक बार, 7 लेंगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, कार्बन से 84 आ जाएगा, हमें 80 लाना है, हाइड्रोकार्बन एक्स विथ मोलर मास 80, तो यहाँ पर कार्बन मैंने कितना रखा 6, एक कार्बन का मास कितना होता है 12, तो 12 इंटू 6 72 हो जाएगा, और 72 और प्लस 8 हाइड्रोजन हमने लग दिया, ठीक है, तो ये आपका हो गया, है ना, इसका मोलर मास, यही हाइड्रोकार्बन है जिसका मोलर मास क्या है 80 है, तो इसका हमें क्या बताना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है, तो देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताने के लिए तो हमने पढ़ा है C6, है ना, C6 H कितना होना चाहिए 14, अगर अल्केन होता तो, अल्केन होता तो कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए, यहाँ पर कितना है 8 है, मतलब हमें यहाँ पर कितना हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा 6, है ना, 6 यानी 3 मोल H2 ऐड करना पड़ेगा, इसमें 3 मोल्स ऑफ H2 ऐड करना पड़ेगा, है ना, तो किसी अनसेचुरेटेड कंपाउंड को सेचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए जितने मोल H2 क्या करते हैं सप्लाई करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, 3 मोल्स, आंसर कितना आएगा 3 मोल्स, ये आपको फार्मूला याद होगा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैलकुलेट करने का, तो ड्यू निकालने का फार्मूला क्या है 6 + 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 8 है, कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, नाइट्रोजन है ही नहीं, 8/2, तो कितना हो गया 7 - 4 = कितना 3, तब भी आंसर 3 ही आया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 3, है ना। तो ये आज का ये सारे मैंने ऑर्गेनिक के क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, ठीक है ना, 75 ये हो गया।
ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ आपको, कोई आपको दिक्कत हो तो ये 9454475654। अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में जो पेपर थे है ना 22 के फर्स्ट और सेकंड, और 23 और के फर्स्ट और सेकंड जो पेपर था मॉर्निंग इवनिंग का, वो थोड़े इजी थे। और ये 28 का पेपर देखा जाए तो इसमें 2-3 सवाल क्या थे, थोड़ा लेंदी टाइप के थे, है ना। तो 2-3 सवालों को छोड़ दिया था। अगर छोड़ दें तो देखो सारे मतलब सही थे, केवल 2-3 सवाल ऐसे थे जो आपको प्रॉब्लम कर सकते थे। ठीक है ना, ठीक है, थैंक्स।